गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण के साथ पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का प्रथम पाठ ध्वनि करेंगे। ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। में कवि ने वसंत के आने को शुभ माना है और अपने जीवन में बसंत का आगमन बताया है और कहा है कि मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। अर्थात कवि सकारात्मक सोच रखते हुए जीना चाहते हैं और दूसरों को भी ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहते हैं। कविता में का पहला पद्यांश अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि अभी मेरे जीवन में जीवन रूपी वन मतलब जंगल में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात वसंत की बहार आई है। अर्थात कवि ने अपने साहित्य के जीवन में अभी प्रवेश किया है और कवि ने अभी लिखना आरंभ किया है। कवि को विश्वास है कि उसका अंत नहीं होगा। कवि मधुर कोमल मौसम का आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें यकीन है कि उनका अंत नहीं होगा। इन पंक्तियों का कहने का भाव है कवि अपने आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं और दूसरों को भी जगाता है। मृदुल का अर्थ है कोमल, अंत मतलब समाप्त, वन मतलब जंगल। दूसरे पद्यांश में कवि ने हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मैं फूलों पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता हूँ। यह फूल हमारी युवा वर्ग का प्रतीक है जो आलस्य और नींद में सोए हुए हैं। कवि अपनी कविता के माध्यम से, कवि अपनी ध्वनि के माध्यम से उन्हें जगाना चाहता है और कहना चाहता है कि प्रातः काल के समय नींद से अलसाई हुई कलियां डालियां हरे हरे पत्तों को वह कोमल स्पर्श से जगाकर एक नया जीवन देना चाहता है। कवि वसंत ऋतु में चारों ओर फैले आलस्य को दूर करने का संदेश देता है। प्रत्युष का मतलब है प्रातः काल, सवेरा, सुबह। यहाँ कवि युवा वर्ग को फूलों के माध्यम से कह रहा है कि तुम जाग जाओ। फूल खिलने पर जैसे सब कलियां कोमल डालियां हो जाती हैं, यह वसंत ऋतु के आगमन का शुभ संकेत है। तीसरे पैरे में पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं। तंद्रालस मतलब नींद, आलस, खींच लूंगा। पुष्प पुष्प मतलब फूल, फूल से, तंद्रालस नींद, आलस्य, मैं नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। नवजीवन, नया जीवन। अमृत क्या होता है? अमृत सभी को पता है, अमृत होता है जो हमें अच्छा संदेश दे, अर्थात हमारे जीवन को खुशहाल बनाए, सहज खुशी से। कवि कहता है कि मैं हर फूल की निद्रा और आलस्य को निकालकर जीवन में अमृत भरना चाहता हूँ। अर्थात कवि हमारी युवा पीढ़ी को जगाना चाहता है और उनके जीवन में नया संदेश देना चाहता है और अपने जीवन को बसंत की तरह खुशहाल बनाना चाहता है। अर्थात इस पद्यांश में कवि ने आलस्य और नींद को त्यागने ऋतुओं की रानी कहा। ऋतुओं की रानी भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर हरे भरे पेड़ पौधे और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ऐसे ही कवि भी अपने जीवन को खुशहाल और हरियाली से संपन्न करना चाहता है। अर्थात कवि को विश्वास है कि उसका कभी अंत नहीं होगा।
अर्थात कवि ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। कविता के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। अब आप देखेंगे कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ। अब है शब्द नंबर 1, ध्वनि, आवाज। वन, जंगल, मृदुल, कोमल, गात, शरीर, बदन भी बोलते हैं इसको। निद्रित, नींद में। प्रत्यूष, प्रातःकाल, सवेरा, भोर, सुबह। मनोहर, सुंदर। पुष्प, फूल। लालसा, इच्छा। सहर्ष, खुशी से। अनंत, जिसका कोई अंत न हो। दूसरा अर्थ है अंतहीन, नव, नया। शब्दार्थ कोई भी मुश्किल नहीं है, ये सब बहुत आसान है। आप इन्हें याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। आप इन शब्द अर्थों को अपनी फेयर नोटबुक में भी लिख सकते हो। अपनी फेयर नोटबुक लगाएंगे जिसमें आप पहले कविता लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, फिर आप श्रुत लेख लिखेंगे जो अभी आपको दिखाया जाएगा। इस कविता का सार। ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि अपने अंदर के आत्मविश्वास को उजागर कर रहे हैं और मानव को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस कविता द्वारा मानव में जोश का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि को विश्वास है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी अभी लेखन कार्य प्रारंभ किया है, अर्थात अभी अभी तो उसके जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, अर्थात अभी वह शुरुआत का कार्य कर रहा है। अर्थात कवि को लगता है कि अभी उसने और भी बहुत काम करने हैं। जिस प्रकार बसंत के आने पर चारों ओर हरियाली और खुशहाली छा जाती है, उसी तरह कवि भी अपने कार्यों के द्वारा अपना यश फैलाना चाहते हैं। कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को अलसाई डालियों कलियों पर फेर कर उन्हें प्रातःकाल की लालिमा दिखाना चाहते हैं, यानी आलस्य और नींद में डूबे हुए युवाओं को जगाकर उत्साह भर देना चाहते हैं ताकि वह नव निर्माण कर सके। कवि सोए हुए प्रत्येक पुष्प को अर्थात प्रत्येक युवक को जागरूक बनाना चाहते हैं। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं। कवि के जीवन में अभी बसंत का आगमन हुआ है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत भी नहीं होगा, क्योंकि उसे जीवन में बहुत काम करने हैं। कहने का भाव यह है कि कवि सकारात्मक सोच से जीना चाहते हैं और दूसरों को भी भरपूर जीवन जीने का संदेश देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मैंने प्रत्येक पद्यांश के साथ सरल अर्थ भी बताया है, शब्द अर्थ भी बताए हैं, और कविता का सार भी आप पढ़ेंगे तो आपको सार पढ़कर भी कविता का पूरा अर्थ समझ आ जाएगा। कविता बहुत आसान है और छोटी भी है। इस कविता को चाहें तो आप याद भी कर सकते हो। अब संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। संक्षिप्त का अर्थ है छोटे प्रश्न। दूसरे शब्दों में इन्हें मौखिक प्रश्न भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1, ध्वनि कविता के रचयिता का नाम लिखिए। रचयिता मतलब कवि का नाम। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि कविता में कवि को क्या विश्वास है। चौथा, किस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, ध्वनि कविता में फूल किसका प्रतीक है। छठा प्रश्न, कवि का जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण है। आप इन 6 प्रश्नों को ट्राई करेंगे और अपनी रफ कॉपी में पहले लिखेंगे। आप रफ कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद जब मिलान करवाया जाएगा तो आप मिला लेंगे, फिर उसे अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेंगे। उससे पहले फेयर में सीधा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपकी गलतियां हो जाएंगी।
अंत में शुर्तलेख। शुर्तलेख मतलब कठिन शब्द। वैसे तो इस कविता में कठिन शब्द बहुत कम थे, परंतु फिर भी देखिए, विश्वास, नंबर 2 मृदुल, नंबर 3 वसंत, नंबर 4 निद्रित, नंबर 5 प्रत्युष, नंबर 6 तंद्रालस, नंबर 7 नवजीवन, नंबर 8 अनंत और नंबर 9 सहर्ष और नंबर 10 ध्वनि। प्यारे बच्चों, इस शुर्तलेख के 10 शब्दों को आप एक शब्द को 2-2 बार लिखेंगे। 2-2 बार लिखने के बाद अपनी मम्मी से कहेंगे कि आपको शुर्तलेख बोलेंगी और शब्द अर्थ भी याद करेंगे, और अपनी मम्मी से कहना कि वे शब्दों के शब्द बोलेंगी और आप अर्थ लिख कर दिखाना। तो इससे आपके मात्राओं की गलतियां जो आप करते हो हमेशा, हिंदी में सुधार नहीं होता और बार बार आपको मात्राओं के ज्ञान के लिए कहना पड़ता है। तो आपके पास यह बहुत अच्छा समय है जब आप छोटे छोटे जो हम कार्य पत्रिका आपको भेजते हैं और जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हम काम भेजते हैं, उसको आप लिख कर देखा करो। लिखने से ही हिंदी में सुधार होता है, क्योंकि हिंदी में हम वर्णों को, शब्दों को ऐसे तोड़ तोड़ के याद नहीं करते। जैसे मैं बोलूं विश्वास, व छोटी की मात्रा श, व को आ की मात्रा श, आप हिंदी को ऐसे याद नहीं कर सकते। हिंदी को जब तक याद करके आप लिखोगे नहीं तो आपकी अशुद्धियां दूर नहीं होंगी। तो आपको आज ये जो पाठ 1 ध्वनि आपको मैंने जितना करवाया है, आप इसे याद करेंगे, लिखेंगे, तो आपकी मात्राएं कभी भी इस पाठ की गलत नहीं होंगी। 2 बार लिखें, 1 बार लिखें, पहले रफ कॉपी में लिखेंगे, फिर अपनी गलतियों का सुधार करेंगे। प्रत्येक गलत शब्द को 2 बार जरूर लिखेंगे। तो आप बेटा जो वर्कशीट का काम आपको भेजते हैं वह समय पर भेज दिया करो। आपका समय निश्चित किया गया है, और यदि आप काम भेजते रहेंगे तो आपको बार बार का कहना नहीं पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद।